हाय बचपन तेरी याद नहीं भूलती, वो कच्चा टूटा घर, वो पुआल का बिछोना, वो नंगे बदन नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। चमरौधे जूते पहनकर उस वक्त कितनी खुशी होती थी, अब फ्लेक्स के बूटों में भी नहीं होती। गरम पनवे, गुड़ के कड़ाह का धोवन, रस में जो मज़ा था वह अब गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था वह अब अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलदर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल की थी। हलदर वह अब स्वर्ग में निवास करता है, मुझसे 2 साल जेठे थे। हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और न गैर हाजिरी का जुर्माना देना पड़ता था। फिर डर किस बात का। कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर को नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन निकल जाता, कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और कभी गाड़ियों की बाहर देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था उतना शायद टाइम टेबल को भी नहीं था। रास्ते में शहर के एक महाजन ने एक बाग लगवाना शुरू किया था। वहाँ एक कुआं खुद रहा था, वह भी हमारे लिए एक दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली हमें अपनी झोपड़ी में बड़े प्रेम से बैठाता। हम उससे झगड़ झगड़ कर उसका काम करते। कहीं बाल्टी लिए पौधे को सींच रहे हैं, कहीं खुरपी से क्यारियाँ गोड़ रहे हैं, कहीं कैंची से बेलों की पत्तियाँ छाँट रहे हैं। उन कामों में इतना आनंद था। माली बाल प्रवृत्ति का पंडित था। हमसे काम लेना पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। जितना काम वो दिन भर में करता हम घंटे भर में निपटा देते थे। अब वह माली नहीं है, लेकिन बाग हरा भरा है। उसके पास से होकर गुजरता हूँ तो मन करता है उन पेड़ों को गले लगाकर रोऊं और कहूँ, प्यारे तुम मुझे भूल गए लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मेरे हृदय में तुम्हारी याद अभी तक हरी है, उतनी ही हरी जितनी तुम्हारे पत्ते। निस्वार्थ प्रेम कि तुम जीते जागते स्वरूप हो। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी बड़ी हुई त्योरियां उतर जाती। उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख डालता कि लोग चकित रह जाते। अब तो यह हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद कोई कहानी सूझती है। खैर, हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के कुर्मी कुम्हारों से उनकी खूब बड़ाई करते थे। यूँ कहिए कि हम मौलवी साहब के सफरी एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ फ़ायदा हो जाता तो वो फूले न समाते थे। जिस दिन कोई बहाना न सूझता, मौलवी साहब के लिए कोई ना कोई सौगात ले जाते। कभी सेर आध सेर फलियाँ तोड़ ली तो कभी 10-5 ईख, कभी जौ या गेहूँ की हरी हरी बालें ले ली। उन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता। जब इन चीज़ों की फसल न होती तो हम सजा से बचने के लिए कोई और उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में श्याम, बुलबुल, दहियल और चंडुलों के पिंजरे लटकते थे। हमें सबक याद हो या न हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वे पढ़ा करती थी। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग खूब उत्साह दिखाते थे। मौलवी साहब सब लड़कों को पतंगे पकड़कर लाने की ताकीद करते थे। इन चिड़ियों को पतंगों में विशेष रुचि थी। कभी कभी हमारी बला पतंगे को ही सिर चली जाती थी। उनका बलिदान करके हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को प्रसन्न कर लिया करते थे। एक दिन सवेरे हम दोनों भाई तालाब में मुंह धोने गए। हलदर ने कोई सफ़ेद सी चीज़ मुट्ठी में लेकर दिखाई। मैंने लपक कर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 रुपया था। विस्मित होकर पूछा, यह रुपया तुम्हें कहाँ मिला? हलदर, अम्मा ने ताक पर रखा था, चारपाई खड़ी करके निकाल लाया। घर में कोई संदूक या अलमारी तो थी नहीं। रुपये पैसे एक ऊंचे ताक पर रख दिए जाते थे। एक दिन पहले चचा जी ने सन बेचा था, उसी से रुपये जमींदार को देने के लिए रखे हुए थे। हलदर को न जाने क्यों कर पता चल गया। जब घर के सब लोग काम धंधे में लग गए तो अपनी चारपाई खड़ी की और उस पर चढ़कर 1 रुपया निकाल लिया। उस वक्त तक हमने कभी रुपया छुआ तक न था। वह रुपया देखकर आनंद और भय की जो तरंगें दिल में उठती थी वे अभी तक याद हैं। हमारे लिए रुपया एक अलभ्य वस्तु थी। मौलवी साहब को हमारे यहाँ से सिर्फ 12 आने मिला करते थे। महीने के अंत में चचा जी खुद जाकर पैसे दे आते थे। भला कौन हमारे गर्व का अनुमान कर सकता है। लेकिन मार का भाई आनंद में विघ्न डाल रहा था। रुपये अनगिनत तो थे नहीं। चोरी का खुल जाना
मानी हुई बात थी। चचा जी के क्रोध का भी मुझे तो नहीं, हलदर को प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था। यह उनसे ज़्यादा सीधा साधा आदमी दुनिया में न था। चचा ने उनकी रक्षा का भार सिर पर न लिया होता तो कोई बनिया उन्हें बाजार में बेच सकता था, पर जब क्रोध आ जाता तो फिर उन्हें कुछ न सोचता। और तो और चाची भी उनकी क्रोध का सामना करने से डरती थी। हम दोनों ने कई मिनट तक इन्हीं बातों पर विचार किया और आखिर यही निश्चय हुआ कि आई हुई लक्ष्मी को न जाने देना चाहिए। एक तो हमारे ऊपर संदेह होगा ही नहीं, अगर हुआ भी तो हम साफ इनकार कर जाएंगे, कहेंगे हम रुपया लेकर क्या करते। थोड़ा सोच विचार करते तो वह निश्चय पलट जाता और वह विभत्स लीला न होती जो आगे चलकर हुई। पर उस समय हम में शांति से विचार करने की क्षमता ही न थी। मुंह हाथ धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई हमसे न बोला। हमने नाश्ता भी किया, चबेना भी न लिया, किताबें बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन था, आकाश पे बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुश खुश मकतब चले जा रहे थे। आज काउंसिल की मिनिस्ट्री पाकर भी शायद इतना आनंद न होता। हजारों मंसूबे बांधते, हजारों हवाई किले बनाते। यह अवसर बड़े भाग्य से मिला है, जीवन में फिर शायद ही अवसर मिले। इसलिए रुपये को इस तरह से खर्च करना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चल सके। यद्यपि उन दिनों 5 आने सेर बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी और शायद आधा सेर मिठाई से हम दोनों अफर जाते। लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज़ खानी चाहिए जिससे मज़ा भी आए, पेट भी भरे और पैसे भी कम खर्च हों। आखिर अमरूदों पर हमारी नज़र गई। हम दोनों राजी हो गए। 2 पैसे के अमरूद लिए। सस्ता समय था, बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों ने कुर्तों के दामन भर गए। जब हलदर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसने संदेह से देखकर पूछा, रुपया कहाँ पाया? लाला, चुरा तो नहीं लाए? जवाब हमारे पास तैयार था। ज़्यादा नहीं तो 2-3 किताबें पढ़ ही चुके थे। विद्या का कुछ असर हो चला था। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फीस देनी है। घर में पैसे न थे तो चचा जी ने रुपया दे दिया। इस जवाब से खटकिन का संदेह दूर कर दिया। हम दोनों ने एक पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए। मगर जब 15.5 आने पैसे कहाँ ले जाएं? पर रुपया छिपा लेना तो इतना मुश्किल काम न था। पैसों का ढेर कहाँ छिपता? न कमर समर में इतनी जगह थी, न जेब में इतनी गुंजाइश। उन्हें अपने पास रखना चोरी का ढिंढोरा पीटना था। बहुत सोचने के बाद यह निश्चय किया कि 12 आने तो मौलवी साहब को दे दिए जाए, शेष 3.5 आने की मिठाई उड़े। यह फैसला करके हम लोग मकतब पहुँचे। आज कई दिन बाद गए थे। मौलवी साहब ने बिगड़कर पूछा, इतने दिन कहाँ रहे? मैंने कहा, मौलवी साहब घर में गमी हो गई। यह कहते कहते 12 आने उनके सामने रख दिया। फिर क्या पूछना था? पैसे देखते ही मौलवी साहब की बाँछें खिल गई। महीना खत्म होने से अभी कई दिन बाकी थे। साधारणतः महीना चढ़ जाने के बाद और बार बार तकाजी करने पर भी पैसे नहीं मिलते थे। अब की इतनी जल्दी पैसे पाकर उनका खुश होना तो अस्वाभाविक बात न थी। हमने अन्य लड़कों की ओर देखा, सगर्व नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हों, एक तुम हो कि मांगने पर भी पैसे नहीं देते, एक हम हैं जो पेशगी देते हैं। हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है, दोपहर में छुट्टी हो जाएगी, मौलवी साहब मेले में बुलबुल उड़ाने जाएंगे। यह खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे। 3.5 आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बाहर रहेगी, मज़े से रेवड़ियाँ खाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुँचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त लगा दी थी कि सब लड़के छुट्टी से पहले अपना अपना सबक सुना दे। जो सबक न सुना सकेगा उसे छुट्टी न मिलेगी। नतीजा यह हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हलदर कैद कर लिए गए और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए। वे सभी मेला देखने चले। मैं भी उनके साथ हो लिया। पैसे मेरे पास थे ही, इसलिए मैंने हलदर को साथ ले जाने का इंतज़ार न किया। तय हो गया था कि वह छुट्टी पाते ही मेले में आ जाए और दोनों साथ साथ मेला देखें। मैंने वचन दिया था कि जब तक वह न आएंगे 1 पैसा भी न खर्च करूंगा। लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा था। मुझे मेला पहुंचे 1 घंटे से ज़्यादा गुजर चुका था, पर हलदर का कहीं पता नहीं। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी या रास्ता भूल गए? आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था। अकेले मेला देखने में जी भी न लगता था।
यह संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी तो नहीं खुल गई, चाचा जी हल्दर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियाँ खाई और हल्दर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे चला। रास्ते में ख्याल आया मकतब होता चलो, शायद हल्दर अभी वहीं हो, मगर वहाँ सन्नाटा था। एक लड़का खेलता हुआ मिला, उसने मुझे देखते ही जोर से कह कहा मारा। बोला बच्चा घर जाओ। तो कैसी मार पड़ती है, तुम्हारे चचा आए थे, हल्दर को मारते मारते ले गए। अजी ऐसा तान कर घुसा मारा कि मियाँ हल्दर मुंह के बल गिर पड़े। यहाँ से घसीटते ले गए। तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दे दी थी, वह भी ले ली। अभी कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेभाव की पड़ेगी। मेरी सिट्टी पिट्टी भूल गई, बदन का लहू सूख गया। वही हुआ जिसका मुझे शक हो रहा था। मेरे मन पैर भारी हो गए। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी को मनाता रहा। किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बतासे। गांव के पास पहुंचा तो गांव की डी का सुमिरन किया, क्योंकि अपने हल्के में डी ही की इच्छा सर्वप्रधान होती है। यह सब कुछ किया, लेकिन जो जो घर निकट आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती, घटाएं उमड़ी आती थी। मालूम होता था आसमान फटकर गिरा ही जाता है। देखता था लोग अपने अपने घर छोड़कर अपने अपने काम छोड़कर घर की ओर भाग रहे हैं। गोरू गाय के बछड़े भी पूंछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चले जाते। चिड़िया अपने घोंसलों की ओर उड़ी जाती है, लेकिन मैं उसी मंद गति से चला जाता था मानो मेरे पैरों में शक्ति नहीं। जी चाहता जो जोर का बुखार चढ़ जाए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन कहने से दो भी गधे पर नहीं चढ़ता, बुलाने से मौत नहीं आती। बीमारी का तो कहना ही क्या, कुछ न हुआ और धीरे धीरे चलने पर भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो। हमारे द्वार पर इमली का एक घना वृक्ष था। मैं उसी की आड़ में छुप गया कि जरा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घुस जाऊं और अम्मा को कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा सुनाऊंगा। अम्मा कभी नहीं मारती, जरा उनके सामने झूठ मूठ रोऊंगा तो वह और पिघल जाएंगी। रात कट जाने पर फिर कौन पूछता है, सुबह गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते तो उसमें कोई संदेह नहीं कि मैं बेदाग बच जाता, लेकिन वहाँ तो विधाता को कुछ और मंजूर था। मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधे मेरे घर में भागा। अब मेरे लिए कोई आशा न रही। दाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह से एक चीख निकल गई, जैसे मार खाया हो कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बरोटे में पिताजी बैठे थे। पिताजी का स्वास्थ्य कुछ दिनों से खराब हो गया था, छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। यह तो नहीं कह सकता कि उन्हें शिकायत क्या थी, पर वो मूंग की दाल खाते थे और संध्या समय शीशे के गिलास में एक बोतल से कुछ उड़ेल कर पीते थे। शायद यह किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवाएं सब बासने वाली और कड़वी होती थी। यह दवा भी बुरी ही थी, पर पिताजी न जाने क्यों से दवा को खूब मज़ा लेकर पीते थे। हम जो दवा पीते थे वो आंखें बंद करके एक ही घूंट में गटक जाते थे, पर शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने से ही होता हो। पिताजी के पास गांव के 2-3 और कभी कभार 4-5 और रोगी भी जमा हो जाते। घंटों दवा पीते रहते, मुश्किल से खाना खाने उठते थे। इस समय भी वह पी रहे थे। रोगियों की मंडली जमा थी। मुझे देखती पिताजी ने लाल लाल आंखें करके कहा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी जुबान से कहा, कहीं तो नहीं। अब चोरी की आदत सीख रहा है ना, बोल तूने रुपया चुराया कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई, सारी नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकालते हुए डरता था। पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपया चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खेलकर कहा, मैंने कहा। मुंह से पूरी बात भी निकलने न पाई थी कि पिताजी विकराल रूप धारण किए, दांत पीसते झपट कर उठे और हाथ उठाए मेरी ओर चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसा चिल्लाए कि पिताजी सहम गए। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि अब जब अभी से इसका यह हाल है तो तमाचा पड़ जाने पर कहीं इसकी जान ही न निकल जाए। मैंने जो देखा कि मेरी हिम्मत काम कर गई और भी गला फाड़कर रोने लगा। इतने में मंडली के 2-3 आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा। बच्चे ऐसे मौके पर और मचल जाते हैं और व्यर्थ मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का दृश्य इससे अधिक भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हल्दर के दोनों हाथ एक खंबे से बंधे थे। सारी देह धूल धूसरित हो रही थी और वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वह आंगन भर में लोटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भर गया है। चची हल्दर को डांट रही थी और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चची की निगाह पड़ी। बोली, लो वह भी आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया था कि इसने? मैंने निशंक होकर कहा, हल्दर ने। अम्मा बोली, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से कहा क्यों नहीं?
अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूँ कि जब आदमी की जान खतरे में हो तो झूठ बोलना क्षम्य है। हलदर मार खाने के आदी थे। 2-4 घूंसे और पड़ने से उनका कुछ न बिगड़ सकता था। मैंने मार कभी न खाई थी। मेरा तो 2 ही 4 घूंसों में काम तमाम हो जाता। फिर हलदर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी। नहीं तो चाची, मुझसे यह क्यों पूछती हो? रुपया तूने चुराया हलदर ने। किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय स्तुत्य था, नहीं तो क्षम्य ज़रूर था। मैंने छूटते ही कहा, हलदर कहते थे कि किसी को बताया तो मार डालूंगा। अम्मा, देखा, वही बात निकली ना। मैं तो पहले ही कह दी थी कि बच्चा की ऐसी आदत नहीं है। पैसा तो वो हाथ से छूता ही नहीं। लेकिन सब लोग मुझको उल्लू बनाने लगे थे। हलदर, मैंने तुमसे कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा? मैं वहीं तालाब के किनारे तो। हलदर, अम्मा बिल्कुल झूठ है। चाची, झूठ नहीं, सच है। झूठा तो तू है और तो सारा संसार सच्चा है। तेरा नाम निकल गया ना। तेरा बाप नौकरी करता, बाहर से रुपया कमा लाता, 4 जने उसे भला आदमी कहते तो तू भी सच्चा होता। अब तो तू ही झूठा है। जिसके भाग में मिठाई लिखी थी उसने मिठाई खाई, तेरे भाग में लात खाना ही लिखा था। यह कहते हुए चाची ने हलदर को खोल दिया और हाथ पकड़कर भीतर ले गई। मेरे विषय में स्नेहपूर्ण आलोचना करके अम्मा ने पासा पलट दिया। नहीं तो अभी बेचारे पर न जाने कितनी मार पड़ती। मैंने अम्मा के पास बैठकर अपनी निर्दोषिता का राग खूब अलापा। मेरी सरल हृदया माता मुझे सत्य का अवतार समझती थी। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि सारा अपराध हलदर का है। एक क्षण में गुड़ चबेना लिए कोठरी से बाहर निकला। हलदर भी उसी समय चिवड़ा खाते हुए बाहर निकले। हम दोनों साथ साथ बाहर आए और अपनी अपनी बीती सुनाने लगे। मेरी कथा सुखमय थी, हलदर की दुखमयी, पर अंत दोनों का एक सा था, गुड़ और चबेना।